गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की। हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो आरबीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ना कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और हम जो बात करेंगे वो राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग 11 चैप्टर रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। और हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि अपने पास में किसकी बात करें, जैसे हम बात करें प्रकाश की, किसकी, प्रकाश की यदि हम बात करें तो प्रकाश एक प्रकार से क्या होती है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार से क्या होती है, ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। प्रकाश अपने पास में दो प्रकार का होता है, एक तो दृश्य और एक होता है अदृश्य। जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, आपको कुछ बुक्स में 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी मिल सकता है। यह डाटा लगभग कुछ बुक्स में कुछ क्या मिलेगा, कुछ बुक्स में क्या मिलेगा। इसकी जो हम लेते हैं वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं कुछ बुक्स में, और कुछ में क्या होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी मिलेगा। जिसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य इतनी होती है वो तो आता है दृश्य में, और बाकी किस में आता है, अदृश्य में आता है। अब हम यदि बात करें कि दृश्य की, जो दृश्य होता क्या है, एक तो वेवलेंथ के आधार पे बता दिया हमने। दूसरी बात ये कि जो मानव नेत्र के जो प्रकाश या जो विद्युत चुंबकीय तरंगे मानव नेत्र के रेटिना पर, या जो प्रकाश मानव नेत्र के रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि अपने पास में जो दृश्य प्रकाश है उसकी जो वेवलेंथ है वो होती है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये आपको अलग अलग बुक्स में इसका जो डाटा है वो लगभग अलग अलग मिलेगा। किसी बुक्स में आपको ये जो वैल्यू है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम मिलेगी। आपको हो सकता है किसी बुक्स में 4000 से 8000 भी मिल जाए। किसी बुक्स में आपको, यदि मैं बात करूं, जैसे यदि आप बात करते हो किसकी, एनसीईआरटी की, किसकी बात करते हो, एनसीईआरटी की, उसमें आपको 400, जिसको नैनोमीटर में बोल सकता हूं, 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम से इसकी जो वैल्यू होती है वो 750 नैनोमीटर या 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी ये वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू भी ठीक नहीं है। सबसे जो वैलिड इसकी जो वैल्यू है, उस वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो वो वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। कहां तक, 7000 एंगस्ट्रॉम तक। एनसीईआरटी की यदि बात करते हो, जो सबसे ऑथेंटिक बुक है, उसके अंदर ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा बढ़िया नहीं है। जो सबसे बढ़िया वैल्यू है और रियलिटी के अंदर जो मानोगे आप, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। आपको राजस्थान बोर्ड के अंदर कोई रेफरेंस बुक मिलती है, उनके अंदर ये डाटा अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वैलिड डाटा है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम वाला है। और आपको अधिकतर जो डाटा है लेना है वो यही लेना है। इसको तुम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर लेते हैं, इसको 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर भी लिख सकते हो। यहां पर ये जो है ये बैंगनी रंग का होगा, और ये वाला जो होगा वो किसका होगा, रेड कलर का होगा। इसके अंदर यदि हम बात करें कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जो विजिबल क्षेत्र होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है 550 नैनोमीटर। जो इसका सेंटर होता है उसको कितना लेते हैं, 550 नैनोमीटर होता है, या 5500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में, जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी, परावर्तन की। किसकी बात करें, परावर्तन की। कि जैसे प्रकाश अपने पास में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे माध्यम की सतह पर जाता है और सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसके अंदर यदि हम बात करें, जैसे मान लो कि जैसे अपने पास में ये क्या है, दोनों, एक इस साइड में दूसरा माध्यम है और इस साइड में दूसरा माध्यम है। ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला तल है, या दूसरे माध्यम की ये क्या है, सतह है। अब जैसे प्रकाश इस पहले, इसको मैं बोल सकता हूं माध्यम फर्स्ट। क्या बोलेंगे, माध्यम फर्स्ट। और इसको मैं क्या बोल दूंगा, माध्यम सेकंड। इसको मैं क्या बोल दूंगा, माध्यम सेकंड बोल दूंगा। इसमें अपने पास में क्या है, कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई, ये दूसरा माध्यम है, इसकी सतह से ये टकराई और टकराकर वापस पहले वाले माध्यम में ही लौट के चली गई। ये आपके पास में इसको बोलते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण। क्या बोलते हैं,
आपतित किरण, और जो टकराकर वापस चली गई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। उसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जो परावर्तक पृष्ठ है और जहां से ये टकरा रही है उस बिंदु पर यदि हम सीधा लंब डालें उसको बोलते हैं अभिलंब। उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। यहां से हम, जिसको इंग्लिश में हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। ये आपतित किरण हो जाएगी अपने पास में, ये अभिलंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। ये माध्यम फर्स्ट हो जाएगा और ये माध्यम सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें यहां से इसके नियमों की, किसके? परावर्तन के नियमों की, तो यहां से देखो इसके अंदर ये एंगल होगा आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंट एंगल। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल या परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आई से। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण। हो गया ये। इसके अंदर नियमों की यदि तुम बात करते हो तो इसमें क्या होता है कि ये देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? कि जैसे मान लो कि ये सीधा सीधा एक तल है, तो यदि, और ये क्या है? ये कोई परावर्तक पृष्ठ यहां पर है और ये इसके ऊपर अभिलंब हो गया, परावर्तित किरण ऐसे आई और टकरा के ऐसे जाएगी। ये तीनों एक ही तल में होंगे। ऐसे नहीं है कि आपतित किरण ऐसे आई, यहां अभिलंब से टकराई और उस साइड में भाग गई। ये तीनों एक ही तल में होंगे। ये और ये तीनों किस में आएंगे? एक ही तल में। मतलब यदि तुम इसको एक कागज पे लेते हो तो ये कंप्लीट एक कागज ऐसे आएगा। अब कागज बिल्कुल सीधा होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि अभिलंब यहां पर है, आपतित किरण ऐसे आ रही है, टकराई और ऐसे उस साइड में चली गई। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तीनों किस में होंगे? एक ही तल में होंगे। तो फर्स्ट वाली बात तो क्या हो गई? तुम इसको लिख सकते हो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, सॉरी अपवर्तन में आएगा ये, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं तो ये क्या कहना चाहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां से यदि तुम बात करते हो, मैं ये लिख दूं सीधा मैथमेटिकल रूप से लिख देता हूं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लो कि यदि वो अपने को ये बोले कि यदि देखो जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे? बराबर। ये एंगल यदि 30 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? 30। ये 60 का होगा तो ये भी कितना का होगा? 60 डिग्री का। ठीक है। अब मान लो कि ये एंगल कितने का हो जाए? 0 डिग्री का। 0 डिग्री कब होगा? एंगल हमेशा 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 अभिलंब से लेते हैं। कहां से लेते हैं? अभिलंब से। गलती मत करना सरफेस से लेकर, गलती मत करना कहां से? सरफेस, इस सतह से लेकर के। अधिकतर लोग गलती क्या कर देते हैं? एंगल यहां से ले देते हैं। एंगल हमेशा अभिलंब से लेते हैं क्योंकि ये एंगल किसके बीच का है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का है। मैंने क्या बोला? यदि कोण आई बराबर कितना हो? 0, तो नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? कोण आर भी कितना होगा रे? 0। 0 का मतलब क्या हो गया? ये तुम्हारा क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। और आपतित किरण अभिलंब के साथ में ही आई, ऐसे आई, तो ये 0 के साथ में आई तो वापस भी कितने के साथ में? 0 के साथ में जाएगी। ठीक है। तो जिस साइड से आएगी उसी साइड से ये वापस लौट जाएगी। ठीक है। यदि कहां पर आती है? कोई अभिलंब के साथ में 0 डिग्री पर आता है या अभिलंब की दिशा में आती है प्रकाश किरण, तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? परावर्तन के अपने पास में क्या हो जाएंगे? नियम। इसके अंदर यदि तुम बात करते हो, इसके अंदर यदि तुम क्या करते हो? बात करते हो तो परावर्तन के अंदर प्रकाश किरण जो भी है अपने पास में, उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है,
और चाल, तीनों क्या होती हैं? अपरिवर्तित रहती हैं। तीन बातें बोली हैं, लैम्डा बोला है, आवर्ती बोली है और चाल, तीनों क्या रहती हैं? अपरिवर्तित रहती हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसके अंदर तीव्रता की वैल्यू चेंज होती है। अब ये तीव्रता क्या होती है? तीव्रता की यदि हम बात करें तो तीव्रता होती है कि कोई भी अपने पास में पृष्ठ है, सरफेस है, तो एक मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उसकी लंबवत आने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम? तीव्रता बोलते हैं। तो तीव्रता की वैल्यू क्या होती है? चेंज। तीन बातें चेंज नहीं होती इसमें, यह बात आप याद रखना। इसमें तीन वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। किसमें? परावर्तन में। कौन कौन सी? एक तो लैम्डा की वैल्यू। किसकी वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू। दूसरी आवर्ती की वैल्यू, ठीक है ना, और तीसरी बोलो चाल। ये तीनों तो क्या रहती हैं? अपरिवर्तित। क्या रहती हैं? अपरिवर्तित। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, नोट लगा के लिख लेना इसको, इसकी तीव्रता क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है, मतलब परिवर्तित होती है। और इसकी यदि हम बात करें, आप बोलोगे परिवर्तित कैसे होती है, अपने को मालूम कैसे चला? तो मालूम तुम्हारे को सबको है कि जैसे अपने पास में कोई भी परावर्तक पृष्ठ है, कोई भी परावर्तक पृष्ठ है, उसके ऊपर प्रकाश आएगा, टकरा के वापस जाएगा। तो यदि परावर्तक पृष्ठ को वो एनर्जी देगा और एनर्जी देगा तो उसकी एनर्जी में क्या होगी? थोड़ी कमी आएगी। उसकी एनर्जी में क्या होगी? कमी। इसी की कारण तो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ गर्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या ले लेगा? एनर्जी लेगा। एनर्जी लेके वो थोड़ा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये ठीक है ना। यदि एनर्जी नहीं लेता तो वो गर्म नहीं होता। ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो इसकी तीव्रता क्या होती है? यहां से इसकी तीव्रता चेंज होती है। फिर तुम इसको शो करना चाहो, समझाना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो परावर्तक पृष्ठ है वो कुछ संवेग को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। कुछ संवेग को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण क्या होती है? तीव्रता की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। ये अपने पास में क्या हो जाएंगे? परावर्तन के नियम। अब हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकारों की। किसकी बात करेंगे? परावर्तन के प्रकारों की। ठीक है, तो इसके दो प्रकार हो जाएंगे, एक तो नियमित और एक विसरित। एक तो क्या हो जाएगा? नियमित हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? विसरित हो जाएगा। रेगुलर और इर्रेगुलर। ठीक है, नियमित की यदि हम बात करें तो जैसे अपने पास में ये क्या है? कोई प्लेन सरफेस है। इसमें क्या होता है? किस वाले में? नियमित वाले में, रेगुलर में। उसमें क्या है कि यदि आपतित प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं तो टकराने के बाद में भी क्या जाएंगी? समांतर ही जाएंगी। ठीक है, और जो विसरित परावर्तन होगा उसमें आपतित प्रकाश किरणें समांतर होंगी, लेकिन जाने वाली प्रकाश किरणें समांतर नहीं होंगी। और इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? जिगजैग, उबड़ खाबड़। ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा बोल दो। ठीक है, इसमें क्या होगा? बिल्कुल सपाट होगा। जैसे प्रकाश किरण आपके पास में ये आई और ये गई, और ये आई और ये गई। इसमें आने वाली प्रकाश किरणें, जाने वाली प्रकाश किरणें दोनों, यदि आने वाली समांतर है तो जाने वाली भी क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, यहां से यदि इसके अंदर ये एंगल हो गया आपतन कोण, और इसके अंदर ये हो गया आपतन कोण, और इसके अंदर ये परावर्तन कोण और ये परावर्तन कोण। लेकिन यदि हम बात करें किसकी? विसरित परावर्तन या इर्रेगुलर की। किसकी बात करें? इर्रेगुलर की। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? थोड़ा सा ऐसा होगा परावर्तक पृष्ठ, इसी की वजह से होता है। तो इसमें क्या होगा? देखो यहां पर तुम्हारे को मैं बता दूं, इसमें तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, जिसके कारण इसके और इसके आपतन कोण बराबर है, तो परावर्तन कोण भी क्या होंगे? बराबर, जिसके कारण क्या होंगी? ये समांतर जाएंगी। अब इसमें देखो, यहां से प्रकाश किरण ऐसे आई और यहां पर अभिलंब डालो, ऐसे होगा इस पृष्ठ के लंबवत। यहां पर पृष्ठ ऐसा होगा, इस पर रेखा खींच के देख लेना, और इसके ये हो जाएगा लंबवत। ये जितना एंगल है उतने ही एंगल से ये क्या होगी? इस साइड में चली जाएगी। तो इसके लिए ये बात हो गई। दूसरी, यदि मैं प्रकाश किरण जैसे इसके समांतर ले लूं, ये ठीक है, इसके ऊपर इस पर रेखा ऐसे खींचोगे, और इसका जो अभिलंब होगा, अभिलंब थोड़ा ऐसा होगा, अभिलंब थोड़ा ऐसा होगा। तो ये प्रकाश किरण अपरावर्तित होकर आप इसके साथ में, अभिलंब के साथ में जितना कोण आपतन कोण होगा उतना ही कोण परावर्तन कोण, और ये ऐसे ही चली जाएगी, ये ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, आने वाली दोनों समांतर हैं लेकिन जाने वाली समांतर नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये तो क्या हो गया तुम्हारा? नियमित, जिसको रेगुलर बोलते हो, और ये क्या हो जाएगा? विसरित, इर्रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? दर्पण की। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? दर्पण की। दर्पण क्या है? परावर्तक पृष्ठ या परावर्तन करता है।
ठीक है। दर्पण कहते किसे हैं कि जैसे अपने पास में क्या है, कोई भी पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, उसके मैं ऊपर क्या कर दूं, एक साइड में पॉलिश कर दूं, एक साइड में क्या कर दूं, पॉलिश, तो उसकी दूसरी सतह क्या बन जाती है, परावर्तक पृष्ठ बन जाती है। और इस प्रकार से जो अपने पास में व्यवस्था बनती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से जो व्यवस्था बनती है उसको हम बोलते हैं दर्पण, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि अपने पास में क्या होता है, कोई कांच का टुकड़ा होता है और उसके एक साइड में हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। तो इस प्रकार से जो अपने पास में व्यवस्था बनेगी, क्योंकि उसके एक साइड में पॉलिश करोगे तो दूसरा पृष्ठ कैसा हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें दर्पण के प्रकारों की, तो ये भी दो प्रकार का, ये भी कैसा होता है, दो प्रकार का। एक तो क्या होता है, समतल, एक तो क्या होता है, समतल, जिन्हें थे काम में ले जुकाम है नैया करबा। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होगा, गोलीय। गोलीय देखा होगा, गोलीय कहीं पे देखा है, कहां, गाड़ियों के साइड ग्लास, ठीक है ना, वो होते हैं। और भी कई जगह देखेंगे, बता दूंगा अभी आएंगे तब, ठीक है। तो इसमें यदि हम बात करें, इसमें यदि हम बात करें किसकी, बोलो, समतल। दो प्रकार के हो गए ना, एक तो हो गया समतल और एक हो गया गोलीय, एक हो गया गोलीय। यहां हम पहले तो बात करेंगे किसकी, समतल की, और उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, गोलीय की। दो बातें करेंगे, दोनों की अलग अलग बातें कर लेंगे। तो समतल में तो क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ बोल दो या पृष्ठ बोल दो, सपाट होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समतल। अब समतल होगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होंगी। वक्रता त्रिज्या मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो हमने किसी कांच के टुकड़े को काटा है, मान लो किसी गोले का है ये, या कैसा भी है, उसको हमने काटा है, तो ये जिस गोले का पार्ट है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। लेकिन हमने तो इसको यदि समतल को लेते हैं तो ये कितना बड़ा गोला बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इसलिए, या फिर इसके बाद जब मैं गोले बताऊंगा तो वहां तुम्हारे को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं समतल के बारे में, तो ये कैसा होता है, एक तो इसका जो पृष्ठ होता है वो क्या, कैसा होता है, इसका पृष्ठ सपाट होता है, कैसा होता है, सपाट या समतल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। इसकी मैं बात करूं वक्रता त्रिज्या की, किसकी बात करूं, वक्रता त्रिज्या की, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होती है अनंत। कितनी होती है, अनंत, इनफाइनाइट होती है। फिर यदि हम बात करें फोकस दूरी की, किसकी बात करें, फोकस दूरी, स्मॉल एफ, बोलो रे, इनफाइनाइट। ये भी कितनी होती है, इनफाइनाइट। वैसे 10th में पढ़ के आए होंगे तुम, मालूम है मुझे, 10th में फर्जी मार्कशीट नहीं मिलती इसलिए पढ़ के ही आए हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आर और एफ में रिलेशन मालूम है तुम्हारे को कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होती है। इसके बाद में यदि हम बात करें इससे बने प्रतिबिंबों के बारे में, किसके बारे में बात करें, इससे बने प्रतिबिंबों के बारे में। जो भी हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी बेसिक्स ही बातें कर रहे हैं, इसका जो मेन बेसिक है ऑप्टिक्स का उसी की बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है, ज्यादा माइंड ले लेने की जरूरत नहीं है। चले आगे। हाँ, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर जो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा रे, दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, है, बनता है प्रतिबिंब, सुबह पहले बनाते हो ना ऐसे करके, हैं, बनाते हो तो बना लिया करो फिर। अब हम यदि हम बात करें इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की यदि मैं बात करूं तो ये कैसा बनता है, कभी कांच के सामने गए, बाल बाए हो, कभी ऐसा लगाया क्या कि तुम जैसे सीधे खड़े हो और तुमको कांच में दिख रहा है कि तुम उल्टे हो, ऐसा दिखा कभी, कभी नहीं दिखेगा। तो मतलब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और मैंने क्या बोला था कि दर्पण के अंदर क्या होता है, एक साइड में हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, एक साइड में हम क्या करते हैं, पॉलिश। तो यदि जिसका भी प्रतिबिंब पॉलिश वाली साइड में बनता है उसको बोलते हैं आभासी, और दूसरी साइड में बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक। तो आपको मालूम है कि आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन साइड में बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। तो मतलब सीधा बनेगा, काल्पनिक, जिसको तुम काल्पनिक बोल सकते हो और आभासी भी बोल सकते हो। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। फिर यदि मैं बात करूं, कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुम जैसे सामने बाल बाने के लिए गए और अचानक से तुमने दर्पण में देखा और छोटो सा टाबर दिखे, हैं, ऐसा हुआ है कभी, छोटो सा टाबर कौन दिखे,
ऐसा थोड़ी होगा तुम जितने बड़े हो उतना ही प्रतिबिंब उसमें बनेगा, ऐसा थोड़ी कि छोटा बनेगा। तो क्या बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर नहीं, ठीक है ना। ये सारी बातें हो जाएंगी। इसमें ये बन जाएगा, क्या क्या बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। लेकिन एक चीज थोड़ी सी डिफरेंस होगी उसमें, क्या होगा कि तुम्हारा दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तित होगा, पार्श्व परिवर्तित होगा, पार्श्व परिवर्तित होगा, ठीक है। यहां पर यदि मैं बात कर लूं पार्श्व परिवर्तन की साथ के साथ ही, तो पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो जिसका मतलब दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है ना। और लगभग सबका होता है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का, अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का क्या नहीं होता, क्या नहीं होता रे, पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। और वो अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर कौन कौन से हैं, ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। हो गए ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही तो भाई यही है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। इसके अंदर जैसे मैं तुम्हारे को बताऊं पार्श्व परिवर्तन के लिए, कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास में क्या है, आर है, और तुम इसका क्या देख रहे हो, प्रतिबिंब देख रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये, जैसे यहां से यदि मैं बात करूं तो ये इसका क्या बनेगा, ये इसका तुम्हारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब देखो यहां से मेरा ये वाला पार्ट कौन सा है, बोलो, राइट, और ये वाला लेफ्ट। तो ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है ना, ये राइट और ये लेफ्ट, सही बात। अब यहां से देखो ये जो डंडा है, इसमें वो डंडा लेफ्ट साइड था, लेकिन इसमें ये डंडा राइट साइड में आ गया, सही बात। इसमें ये वाला जो डंडा है वो राइट साइड में था, लेकिन इसका ये वाला डंडा लेफ्ट साइड में, मतलब पार्श्व परिवर्तन हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड में और राइट साइड लेफ्ट साइड में हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन, जैसे आर का हुआ है। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला की 11 अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। आ गई ये कंप्लीट बात समझ में। चलो तो फिर हम थोड़ा आगे और चलते हैं। बात तो पूरी समझ में आ रही है ना। नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट बात कर सकते हो, या कमेंट्स में नीचे डाल देना कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ज्यादा माइंड लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, आवर्धन क्षमता की, किसकी बात करें, आवर्धन क्षमता की बात करें। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता होती है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो प्लस माइनस की 1 होती है। वो क्या होती है, प्लस माइनस की 1 होती है। आवर्धन क्षमता मैं आपको बता दूं, इसमें यह होती है कि दर्पण से जो तुम्हारी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात होता है, उसी को हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। यहां पर यदि मैं प्लस के लिए और माइनस के लिए मैं बात करूं, तो यहां जो प्लस आता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आता है। किसके लिए आता है, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। इसके बारे में मैं, आवर्धन क्षमता के बारे में बाद में मैं डिटेल से बात करूंगा, इसमें ज्यादा माइंड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अपने पास में आगे इसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो यहां पर जब हम प्रतिबिंब एक बार बनाना सीख जाएंगे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, बिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, तो उसके बाद में अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा। अभी इसके बारे में नॉर्मल बातें करें तो बात करना जरूरी है। तो प्लस है काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए और माइनस है वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। वो किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है ना।